नमस्कार श्रोताओं, आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वोत्कृष्ट रचना चोखेर बाली का हिंदी रूपांतरण आग की किरकिरी। इस उपन्यास में हमें प्यार, त्याग, बलिदान, ईर्ष्या और द्वेष के मायाजाल में डूबते उतरते पात्रों का महासंगम देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर सुनते हैं आज का उपन्यास चोखेर बाली यानी आग की किरकिरी। विनोदिनी की माँ हरिमती महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी के पास जाकर जैसे धरने पर बैठ गई। दोनों एक ही गांव की रहने वाली थी, बचपन में साथ ही खेली थी। राजलक्ष्मी महेंद्र के पीछे पड़ गई। बेटा महेंद्र, सुन तो, इस गरीब की बिटिया का उद्धार करना ही पड़ेगा बेटा। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है, फिर किसी मेम से लिखी पढ़ी भी है। तुम लोगों की आजकल की जो रुचि है ना, उससे मिलेगी। महेंद्र बोला, मुझ जैसे आजकल के लड़के तो और भी बहुत से हैं माँ। राजलक्ष्मी तुनक कर बोली, तुझ में बस यही तो दोष है, तुझसे विवाह की चर्चा करना ही मुश्किल है, फौरन ही तर्क करने लगते हो। महेंद्र ने कहा, माँ इसे छोड़कर भी दुनिया में बातों की कमी नहीं है। महेंद्र के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ से महेंद्र का बर्ताव साधारण लोगों सा न था। 22 की लगभग उम्र हुई तब एमए पास करके डॉक्टरी पढ़ना शुरू किया है, मगर इस उम्र में भी माँ से रोज रोज उसके रूठने मचलने जिद करने की आदत नहीं गई। कंगारू के बच्चे की तरह गर्भ से बाहर आकर भी उसके बाहरी थैले में टके रहने की उसे आदत हो गई है। माँ के बिना आहार विहार, आराम विराम कुछ भी नहीं हो पाता। अब की बार जब माँ विनोदिनी के लिए बुरी तरह उसके पीछे पड़ गई तो हार कर महेंद्र बोला, अच्छा माँ, एक बार लड़की को देख लेने दो। लड़की देखने जाने का दिन आया तो कहा, देखकर भी क्या होगा माँ, विवाह तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए कर रहा हूँ। अब भली बुरी का विचार ही बेकार है। कथन में जरा क्रोध की आंच थी, मगर माँ ने सोचा, शुभ दृष्टि के समय जब मेरी इस पसंद से महेंद्र की पसंद मिल जाएगी तो उसका रूखा स्वर स्वयं नर्म हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने बेफिक्र होकर विवाह का दिन तय किया। दिन जैसे जैसे करीब आने लगा वैसे वैसे महेंद्र का मन उत्कंठित हो उठा और अंत में 2-4 दिन पहले ही वह कह बैठा, नहीं माँ, यह मुझसे हरगिज न होगा। बचपन से महेंद्र हर तरह की सुविधाएं पाता रहा है। उसकी हर एक इच्छा पूर्ण हुई है, चाहे देवयोग से चाहे माँ के लिए। इसलिए उसकी इच्छा का वेग उस श्रृंखल है, कोई दबाव उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी स्वीकृति और दूसरों के आग्रह ने उसे निहायत बेबस कर दिया है। इसलिए विवाह के प्रस्ताव के प्रति नाहक ही उसकी वितृष्णा बहुत बढ़ गई और विवाह का दिन नजदीक आ गया तो उसने बेझिझक इनकार कर दिया। महेंद्र का जिगरी दोस्त था बिहारी। वह महेंद्र को भैया और उसकी माँ को माँ कहा करता था। महेंद्र की माँ उसे स्टीमर के पीछे जुड़ी डोंगी जैसा महेंद्र का एक जरूरी भारवाही सामान सा मानती थी और वैसे ही उस पर ममता भी रखती थी। वे बिहारी से बोली, बेटे, यह तो तुम्हें ही करना है, नहीं तो उस बेचारी लड़की। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह मुझसे ना होगा। अच्छी न लगी कहकर जो मिठाई महेंद्र छोड़ देता है, तुम्हारे कहने से वह मिठाई मैंने बहुत खाई है, मगर लड़की की बात नहीं माँ, मुझसे यह नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी ने सोचा, भला बिहारी विवाह करेगा? उसे तो बस एक महेंद्र की पड़ी है, बहू लाने का ख्याल भी नहीं लाता मन में। यह सोचकर बिहारी के प्रति उनकी कृपा मिश्रित ममता कुछ और बढ़ गई। विनोदिनी के पिता कुछ खास धनी न थे, परंतु अपनी इकलौती बेटी को मिशनरी मेम रखकर बड़े जतन से पढ़ाया लिखाया था, काज कार्य सिखलाया था। बेटी के विवाह की उम्र निकलती जा रही थी, मगर उन्हें होश न था। आखिरकार वे गुजर गए और बेचारी विधवा माँ बेटी के विवाह के लिए परेशान। पास में रुपया पैसा भी नहीं, लड़की की उम्र भी ज्यादा। जब महेंद्र बिहारी ने विवाह से इनकार कर दिया तो आखिरकार राजलक्ष्मी ने अपने मैके की तरफ के गांव के एक रिश्ते के भतीजे से विनोदिनी का विवाह करा दिया। कुछ ही दिनों में वह विधवा हो गई। इस बात पर महेंद्र ने हंसकर टिप्पणी की, गनीमत करो कि शादी नहीं की, बीवी विधवा हो जाती
तो एक घड़ी भी टिकना मुहाल हो जाता। कोई 3 साल बाद माँ बेटे में फिर एक बात हो रही है। राजलक्ष्मी, बेटा, लोग तो मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। क्यों भला? तुमने लोगों का क्या बिगाड़ा है? बहू के आने से बेटा पराया ना हो जाए, मैं इसी डर से तेरी शादी नहीं करती। लोग यही कहा करते हैं। महेंद्र ने कहा, डर तो होना ही चाहिए। मैं माँ होता तो जीते जी लड़के का विवाह न करता, लोगों की शिकायतें सुन लेता। माँ हंसकर बोली, सुनो जरा बातें सुन लो इसकी। महेंद्र बोला, बहू तो आकर लड़के पर अपना अधिकार जमा लेती है, फिर इतना कष्ट उठाने वाली ऐसी ममतामयी माँ अपने आप दूर हो जाती है। तुम्हें यह अच्छा लगे? मुझे तो नहीं लगता। राजलक्ष्मी ने मन ही मन खुश होकर हाल ही में आई अपनी विधवा देवरानी से कहा, सुनो मंजली, जरा इसकी सुनो। कहीं बहू के आने से माँ का साथ न छूट जाए, इसी डर से यह विवाह नहीं करना चाहता। ऐसी दुनिया से बाहर की बात भी सुनी है तुमने? चाची बोली, यह तो तुम्हारी जाति है बेटे, जबकि जो बात हो वही अच्छी लगती है। यह समय माँ का दामन छोड़कर अब घर गृहस्थी बसाने का है। अब नन्हे नादानों जैसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। राजलक्ष्मी को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी और इसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह सरल चाहे हो सहज सनाना था। बोली, मेरा बेटा अगर और लड़कों की अपेक्षा अपनी माँ को ज्यादा स्नेह करता है तो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता मंजली बहू? कोका लड़का होता तो मम्मर समझ में आता। राजलक्ष्मी को लगा निपुति सौभाग्य वाली सपूती से ईर्ष्या कर रही है। मंजली बहू ने कहा, तुमने बहू लाने की चर्चा चलाई ना भाभी, इसलिए यह बात आई, वरना मुझे क्या हक है? राजलक्ष्मी बोली, मेरा बेटा अगर विवाह नहीं करता तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? ठीक है, लड़के की जैसे आज तक देखभाल करती आई हूँ, आइंदा भी कर लूंगी। इसके लिए और किसी की मदद की जरूरत ना होगी। मंजली बहू आंसू बहाती चुपचाप वहां से चली गई। महेंद्र को मन ही मन इससे चोट पहुंची। कॉलेज से कुछ पहले ही लौटकर वह अपनी चाची के कमरे में दाखिल हुआ। वह खूब समझ रहा था कि चाची ने जो कुछ कहा था उसमें स्नेह के सिवाय और कुछ न था, और उसे यह भी पता था कि चाची की एक भांजी है जिसकी माँ और पिता नहीं है और जो संतानहीन विधवा है। चाची किसी उपाय से उससे उसका विवाह कराकर उसे सदा के लिए अपने पास लाकर सुखी होना चाहती है। यद्यपि शादी करना उसे पसंद नहीं है, फिर भी चाची की यह आंतरिक इच्छा उसे स्वाभाविक और बड़ी करुण लगती है। महेंद्र कमरे में पहुंचा तो दिन ज्यादा नहीं रह गया था। चाची अन्नपूर्णा खिड़की पर माथा टेक उदास बैठी थी। बगल के कमरे में खाना ढका रखा था, उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। बहुत थोड़े में ही महेंद्र की आंखें भर आती। चाची को देखकर उसकी आंखें छलछला उठी। करीब जाकर स्निग्ध स्वर में बोला, चाची। अन्नपूर्णा ने जबरन हंसने की कोशिश की। कहा, हाँ बेटे, आ बैठ। महेंद्र बोला, भूख बुरी तरह लगी है चाची, प्रसाद पाना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा उसकी चालाकी ताड़ गई और अपने उमड़ते आंसुओं को मुश्किल से जब्त करके उसने खुद खाया और उसे खिलाया। महेंद्र का जी करुणा से गीला था। चाची को दिलासा देने के विचार से वह अचानक ही बोल उठा, अच्छा चाची, तुमने अपनी भांजी की बात बताई थी, एक बार उसे दिखा सकती हो? कहकर महेंद्र डर सा गया। अन्नपूर्णा हंसकर बोली, आखिर विवाह की इच्छा हो ही गई। महेंद्र हड़बड़ाया, नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, मैंने बिहारी को राजी किया है। लड़की देखने का कोई दिन तय कर दो। अन्नपूर्णा बोली, हाँ, उस बेचारी का क्या ऐसा भाग्य, भला उसे बिहारी जैसा लड़का नसीब हो सकता है। महेंद्र चाची के कमरे से निकला कि दरवाजे पर माँ से भेंट हो गई। राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों रे, क्या राय मशवरा चल रहा था? राय मशवरा नहीं माँ, पान लेने गया था। तेरा पान तो मेरे कमरे में रखा है। महेंद्र ने कुछ नहीं कहा, चला गया। राजलक्ष्मी अंदर गई और रोते रहने से अन्नपूर्णा की सूजी आंखें देखकर पल भर में बहुत कुछ सोच लिया। छूटते ही फुफकार छोड़ी, क्यों मंजली बहू, महेंद्र के कान भर रही थी ना?
और बिना कुछ सुने उसी दम तेजी से निकल गई। कन्या देखने के बाद महेंद्र लगभग भूल बैठा था, पर अन्नपूर्णा नहीं भूली थी। उन्होंने लड़की के संरक्षक उसके बड़े चाचा को पत्र भेजा और एक दिन तय करके लिख दिया। वे श्याम बाजार में रहते थे। महेंद्र को जब पता चला कि देखने का दिन पक्का हो गया है तो बोला, चाची इतनी जल्दी क्यों की? बिहारी से तो मैंने अभी जिक्र तक नहीं किया है। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा भी होता है भला? अब अगर तुम लोग ना जाओ तो वे क्या सोचेंगे? महेंद्र ने बिहारी को बुलाकर सारी बातें बताई और उसके ना नुकर करने से पहले ही बोला, चले तो सही, लड़की ना जची तो तुम्हें मजबूर थोड़े ही किया जाएगा, इनकार कर देना। बिहारी बोला, यह मैं हरगिज नहीं कर सकता। चाची की भांजी को देखने जाना है। देखकर मुझसे यह बात हरगिज नहीं निकल सकेगी कि लड़की मुझे पसंद नहीं। महेंद्र ने कहा, फिर तो ठीक ही है। बिहारी बोला, लेकिन तुम्हारी तरफ से यह जाती हुई महेंद्र भैया, खुद तो हल्के हो जाए और दूसरे के कंधे पर बोझ रख दे, यह उचित नहीं। अब चाची का मन दुखाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। महेंद्र को शर्मिंदा और नाराज होकर बोला, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिहारी बोला, मेरे नाम पर जब तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई है तो मैं विवाह करूंगा। यह देखने जाने का ढोंग बेकार है। बिहारी अन्नपूर्णा की देवी की भांति भक्ति करता था। आखिर अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलवाकर कहा, ऐसा भी कहीं होता है बेटे? लड़की देखे बिना ही विवाह करोगे? नहीं, यह हरगिज ना होगा। लड़की पसंद ना आए तो अपनी सम्मति नहीं दे सकते। तुम्हें मेरी शपथ है, लड़की देखने अवश्य जाओ। जाने के दिन कॉलेज से लौटकर महेंद्र ने माँ से कहा, माँ जरा मेरा वह रेशमी कुर्ता और ढाका वाली धोती निकाल दो। माँ ने पूछा, क्यों, कहाँ जाना है रे? महेंद्र बोला, काम है, तुम ला दो फिर बताऊंगा। महेंद्र थोड़ा सवरे बिना न रह सका। दूसरे के लिए ही क्यों ना हो, कन्या देखने के बाद से ही यौवन धर्म स्वयं बाल संवार लेता है, चादर में थोड़ी खुशबू मल लेता है। दोनों दोस्त लड़की देखने निकल पड़े। लड़के के बड़े चाचा अनुकूल बाबू ने अपनी कमाई से अपना बाग वाला तिमंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा बना रखा है। गरीब भाई की माँ बाप विहीना बेटी को उन्होंने अपने ही यहाँ रखा है। उसकी मौसी अन्नपूर्णा ने कहा था, मेरे पास रहने दो, इसे खर्च की कमी जरूर होती, लेकिन समाज में गौरव कम हो जाने के डर से अनुकूल बाबू राजी न हुए। यहाँ तक कि भेंट मुलाकात के लिए भी कभी उसे मौसी के यहाँ नहीं जाने देते थे। अपनी मर्यादा के बारे में इतने ही सख्त थे वे। लड़के के विवाह की चिंता का समय आया, लेकिन इन दिनों विवाह के विषय में तदर्शी भावना यस्य सिद्ध भवन्ति तदर्शी वाली बात लागू नहीं होती। चिंता के साथ साथ लागत भी लगती, परंतु दहेज की बात उठते ही अनुकूल बाबू कहते, मेरी भी तो अपनी लड़की है, अकेले मुझसे कितना करते बनेगा। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। ऐसे में बन सवर कर खुशबू बिखेरते हुए रंगभूमि में अपने दोस्त के साथ महेंद्र ने प्रवेश किया। चैत का महीना, सूरज अस्त होने को है। दुमंजिले का दक्षिणी बरामदा चिकने चीनी टाइलों का बना है। उसी के एक और दोनों मेहमानों के लिए फल फूल मिठाई से भरी चांदी की तस्तरी रखी गई, बर्फ के पानी भरे गिलास रखे गए। बिहारी के साथ महेंद्र संकुचाते हुए खाने बैठा। नीचे माली पौधों में पानी डाल रहा था और भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध लिए दक्षिणी हवा महेंद्र की धप धप धुली चादर के छोर को दो दम किए दे रही थी। आसपास के दरवाजे के झरोकों की ओर से कभी कभी दबी हंसी, फुसफुसाहट, कभी कभी गहनों की खनखनाहट। खाता खत्म हो चुका तो अंदर की तरफ देखते अनुकूल बाबू ने कहा, चुन्नी पान तो ले आ बेटी। कुछ देर में संकोच से पीछे का दरवाजा खुला और संसार भर की लाज से सिमटी एक लड़की हाथ में पानदान लिए अनुकूल बाबू के पास आकर खड़ी हुई। अनुकूल बाबू बोले, शर्म काहे की बिटिया, पानदान उनके सामने रखो। उसने झुककर कांपते हाथों से मेहमानों के बगल में पानदान रख दिया। बरामदे के पश्चिमी छोर से डूबते सूरज की रक्तिम आभा उसके लज्जित मुखड़े को मंडित कर गई। इसी मौके पर महेंद्र ने कांपती हुई लड़की के करुण मुख की झलक देख ली। बालिका जाने लगी। अनुकूल बाबू बोले, जरा ठहर जा चुन्नी, बिहारी बाबू यह है, छोटे भाई अपूर्व की लड़की। अपूर्व तो चल बसा, अब मेरे सिवाय इसका कोई नहीं। और उन्होंने एक लंबी सांस ली।
महेंद्र के मन को दया की ठोकर लगी। उस अनाथ लड़की की तरफ उसने एक बार फिर देखा। उसकी उम्र साफ साफ कोई न बताता। सगे संबंधी कहते 12-13 की होगी, यानी 14-15 होने की संभावना ही ज्यादा थी। लेकिन चूंकि दया पर चल रही थी, इसलिए एक सहमे से डरे भाव ने उसके नव यौवन के प्रारंभ को जब्त सा कर रखा था। महेंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम? अनुकूल बाबू ने उत्साह दिया। बता बेटी, अपना नाम बता। अपने अभ्यस्त आदेश पालन के ढंग से झुककर उसने कहा, जी मेरा नाम आशा लता है। आशा। महेंद्र को लगा नाम बड़ा ही करुण और स्वर बड़ा कोमल है। अनाथा आशा। दोनों मित्रों ने बाहर सड़क पर आकर गाड़ी छोड़ दी। महेंद्र बोला, बिहारी, इस लड़की को तुम हरगिज मत छोड़ो। बिहारी ने इसका कुछ साफ जवाब न दिया। बोला, इसे देखकर इसकी मौसी याद आ जाती है। वैसे ही भली होंगी शायद। महेंद्र ने कहा, जो बोझा तुम्हारे कंधे पर लाद दिया, अब वह शायद वैसा भारी नहीं लग रहा है। बिहारी ने कहा, नहीं लगता है, ढो ले जाऊंगा। महेंद्र बोला, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत भी क्या है? तुम्हारे यहाँ भार ना हो तो मैं ही उठा लूं, क्या ख्याल है? बिहारी ने गंभीर होकर महेंद्र की तरफ देखा। बोला, क्या कहना चाहते हो? अब भी ठीक ठीक बता दो। यह शादी तुम कर लो तो चाची कहीं ज्यादा खुश होंगी। उन्हें सदा पास रखने का मौका मिलेगा। महेंद्र बोला, पागल हो तुम, ऐसा होना होता तो कब का हो चुका होता। बिहारी ने कोई ऐतराज न किया। वह अपने घर चला गया और महेंद्र भी सीधी राह छोड़कर घूमता घामता बड़ी देर से घर पहुंचा। माँ पूरियां बना रही थी। चाची अब तक अपनी भांजी के पास से लौटकर नहीं आई थी। महेंद्र छत पर आ गया और चटाई बिछाकर लेट गया। कलकत्ता की ऊंची इमारतों के शीर्षों पर शुक्ला सप्तमी का अर्धचंद्र अपनी अनोखी छटा बिखेर रहा था। माँ जब खाने के लिए बुलाने आई तो महेंद्र ने अलसाए स्वर में कहा, छोड़ो, अब उठने को जी नहीं चाहता। माँ ने पूछा, तो यही ले आऊं रे? महेंद्र बोला, आज नहीं खाऊंगा माँ, मैं खाकर आया हूँ। कहाँ खाने गया था? महेंद्र बोला, वह लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा। महेंद्र के इस व्यवहार से अभागिनी माँ बिना कुछ कहे ही लौटने लगी। इतने में अपने को जब्त करके महेंद्र ने कहा, माँ, ओ माँ, अच्छा मेरा खाना यही ले आओ। माँ ने कहा, भूख नहीं है तो रहने दो। जरा देर तक इसी पर माँ बेटे का रूठना मचलना चलता रहा और अंत में महेंद्र को भोजन करना पड़ा। रात में महेंद्र को न जाने क्यों अच्छी तरह नींद नहीं आई। सुबह तड़के ही वह बिहारी के घर जा पहुंचा और बोला, भाई बिहारी, मैंने खूब गौर किया है कि चाची की आंतरिक इच्छा यही है कि मैं ही उनकी भतीजी से विवाह करूं। बिहारी बोला, इसके लिए नए सिर से सोचने की कोई जरूरत ना थी। यह इच्छा तो उन्होंने अनेक बार जाहिर की है। महेंद्र बोला, तभी तो कहता हूँ, मैं अगर आशा से विवाह न करूं तो उनके मन में इसका खेद रह जाएगा। बिहारी बोला, हो सकता है। मेरा ख्याल है यह मेरी जाति होगी। महेंद्र ने कहा। जरा अस्वाभाविक उत्साह से बिहारी ने कहा, ठीक तो है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम तैयार हो जाओ तो कुछ रह ही नहीं जाता। लेकिन फर्ज का यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में कल ही आया होता तो अच्छा था। महेंद्र, एक दिन बाद ही आया तो क्या बुरा हो गया? विवाह की बात पर मन की लगाम को छोड़ना था कि महेंद्र के लिए धीरज रखना कठिन हो गया। उसके जी में आया, बातों में वक्त जाया न करके विवाह हो ही जाए तो अच्छा है। उसने माँ को जाकर कहा, अच्छा माँ, तुम्हारा आग्रह अब न टालूंगा, मैं विवाह करने को तैयार हूँ। माँ मन ही मन बोली, समझ गई मैं। उस दिन अचानक क्यों मंझली बहू अपनी भांजी को देखने चली गई और क्यों महेंद्र बन ठन कर घर से निकला। उनके अनुरोध की बार बार उपेक्षा होती रही और अन्नपूर्णा की साजिश कारगर हो गई। इस बात से वह नाराज हो उठी और बोली, अच्छा, मैं किसी अच्छी सी लड़की को खोज करती हूँ। महेंद्र ने कहा, लड़की तो मिल चुकी है। राजलक्ष्मी उसके बिना कुछ बताए बोली, उस लड़की से विवाह नहीं हो सकेगा, यह मैं कह देती हूँ। महेंद्र ने बड़े संयत शब्दों में कहा, क्यों माँ, लड़की तो बुरी नहीं है। राजलक्ष्मी, उसके तीनों कुल में कोई नहीं
ऐसे लड़के से विवाह रचकर अपने कुटुंब को क्या सुख मिलेगा? महेंद्र बोला, कुटुंब को सुख चाहे हो ना हो, मगर मैं दुखी न रहूंगा। लड़की मुझे खूब पसंद आई। महेंद्र को जिद करते देख राजलक्ष्मी भीतर ही भीतर उबल पड़ी। महेंद्र को तो वह कुछ कह न पाई, मगर मौका मिलते ही अन्नपूर्णा के पास जा पहुंची और जलीकटे स्वर में बोली, एक माँ बाप विहीन अभागिन लड़की से विवाह कराकर तुम मेरे लड़के को मुझसे फोड़ लेना चाहती हो? तुम्हारी यह मजाल छोटी। अन्नपूर्णा रोने लगी और बोली, उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं हुई दीदी। उसने बना बनोकर तुम्हें क्या कहा, इसकी मुझे खबर नहीं। मगर राजलक्ष्मी इसका रत्ती भर यकीन न कर सकी। अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाया और आंसू भरकर कहा, तय तो सब तुमसे हुआ था, फिर तुमने पासा क्यों पलट दिया? फिर से तुम्हें ही तैयार होना पड़ेगा। यह बेड़ा तुम ना पार करोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लड़की बड़ी भली है, तुम्हारे अयोग्य न होगी। बिहारी ने कहा, चाची तुम्हारा यह कहना ही स्वीकार है, वह तुम्हारी भांजी है, फिर मेरे ना कहने की कोई बात नहीं। लेकिन महेंद्र। अन्नपूर्णा बोली, नहीं नहीं बेटे, महेंद्र से उसका विवाह किसी भी हालत में ना होगा। यकीन मानो, तुमसे विवाह हो तभी मैं ज्यादा निश्चिंत हो जाऊंगी। महेंद्र से रिश्ते की मेरी राय नहीं। बिहारी बोला, तुम्हारी राय नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। और वह राजलक्ष्मी के पास जाकर बोला, मत चाची की भांजी से मेरी शादी पक्की हो गई। सगे संबंधियों में स्त्री कोई नहीं, सो शर्म को पीकर खुद ही यह खबर देने आया हूँ। राजलक्ष्मी खुश होकर बोली, अच्छा, यह सुनकर बड़ी खुशी हुई बिहारी। लड़की बड़ी भली है, तेरे लायक है, इसे हाथ से मत जाने देना। बिहारी, हाथ से बाहर होने का सवाल ही क्या, खुद महेंद्र भैया ने लड़की को पसंद करके रिश्ता पक्का किया है। इन झंझट रुकावटों से महेंद्र उत्तेजित हो गया। माँ और चाची से नाराज होकर वह मामूली से छात्रावास में जाकर रहने लगा। राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची। कहा, मंजली बहू, लगता है नाराज होकर महेंद्र ने घर छोड़ दिया, उसे बचाओ। अन्नपूर्णा बोली, दीदी धीरज रखो, 1-2 दिन बाद सारा गुस्सा उतर जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, तुम उसे जानती नहीं बहन, वह जो चाहता है ना मिले तो कुछ भी कर सकता है, जैसे भी हो अपनी बहन की लड़की से। अन्नपूर्णा बोली, भला यह कैसे होगा दीदी, बिहारी से बात लगभग पक्की हो चुकी है। राजलक्ष्मी बोली, हो चुकी तो टूटते कितनी देर लगती है। और उन्होंने बिहारी को बुलवाया। कहा, तुम्हारे लिए मैं दूसरी लड़की ठीक करती हूँ, इससे तुम्हें इनकार करना ही पड़ेगा, यह तुम्हारे योग्य है भी नहीं। बिहारी बोला, नहीं माँ, अब यह नहीं होगा, अब सब ठीक हो चुका है। राजलक्ष्मी फिर अन्नपूर्णा के पास गई। बोली, मेरे सिर की कसम मंजली, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम्हें बिहारी को समझाओ, तुम कहोगी तो बिगड़ी बन जाएगी। आखिर अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं रह गया है, मगर इस लाचारी का अब क्या करूं? आशा को तुम्हें सौंपकर ही मैं निश्चिंत होती, मगर क्या बताऊं, सब तो तुम समझ ही रहे हो ना। बिहारी, समझ गया माँ, तुम जो हुक्म करोगी वही होगा, लेकिन फिर कभी किसी से विवाह करने का मुझसे आग्रह मत करना। बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखों में आंसू भर गए। महेंद्र का अमंगल ना हो, इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ ली। बार बार जी को दिलासा दिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महेंद्र में गहरा घात प्रतिघात चलते चलते आखिर विवाह का दिन आया। रोशनी हंसती हुई जली, सहनाई मधुर होकर बजी, मिठाइयों में मीठा बिल्कुल कम ना पड़ा। सज सवर कर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में आ गई। उसके कंपित कोमल हृदय ने यह अनुभव नहीं किया कि उसके इस बसेरे में कहीं कांटा है, बल्कि यह सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे ही संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी मौसी के पास जा रही है। विवाह के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, मैं चाहती हूँ अभी कुछ दिन बहू अपने बड़े चाचा के घर में ही रहे। महेंद्र ने पूछा, यह क्यों माँ? माँ ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान है ना, पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़ सकती है। महेंद्र ने कहा, आखिर मैं कोई नन्हा नादान हूँ, अपने भले बुरे की समझ नहीं, मुझे जो बाधा पड़ेगी। राजलक्ष्मी बोली, बेटा सिर्फ साल भर की ही तो बात है। महेंद्र ने कहा, इसके माँ बाप रहे होते तो मुझे कोई ऐतराज ना होता, लेकिन चाचा के यहाँ
मैं इसे नहीं छोड़ सकता। राजलक्ष्मी मन ही मन में सोचने लगी, बाप रे, आप ही मालिक, सास कोई नहीं, कल शादी और आज इतनी हमदर्दी। आखिर हमको भी ब्याह करके लाए थे मालिक लोग कभी, लेकिन तब ऐसी सहिष्णुता और बिहाई तो ना थी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम बिल्कुल कुछ ना सोचो माँ, इम्तिहान का कोई नुकसान ना होगा। आखिर राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के काम काज सिखाने में जुट गई। भंडार, रसोई और पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वह उसके आत्म बिच्छों की कमी को पूरा करने लगी। काफी सोच विचार कर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती थी। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराशा लुप्त बालक की रंजिश धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। महेंद्र की भी ठीक वैसी ही दशा हो रही थी। उसकी आंखों के सामने ही नववधु का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में निचुड़ता रहे, यह भला कैसे सहा जा सकता है। अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी जाति कर रही है, पर वे स्पष्ट रूप से और खास राजलक्ष्मी से कुछ ना कह सकती थी। अतः एक दिन महेंद्र से ही बोली, क्यों बेटे, बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं? अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ मेमसाब बने रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियां? अरे आजकल की लड़कियां लड़कियों की तरह ही तो रहेंगी, वह चाहे भली हो चाहे बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें न तो पछतावे की बात है, न मजाक उड़ाने की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज सुनकर राजलक्ष्मी सब काम का धंधा छोड़कर आधम की रूखे सुर में बोली, क्या मंसूबे गाड़े जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे? बहू को घर के धंधों में मैं नौकरानी की तरह इस्तेमाल न करने दूंगा। माँ ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे मगर धीर भाव से कहा, आखिर उससे कराना क्या चाहते हो? मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, दो टूक लहजे में महेंद्र ने कहा। राजलक्ष्मी कुछ न बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास ले आई। यह रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। फिर अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में अंजरा डालकर कहा, माफ करो मंजली बहू, माफ करो, तुम्हारी भांजी की मर्यादा को मैं समझ न सकी। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी के दाग लगाए हैं, अब तुम इसे पोंछ पाछ कर परी बनाकर रखो। महेंद्र को सौंपो, ये आराम से लिखना पढ़ना सीखे, नौकरानी का काम मैं करूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। सूप के मारे अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक यह क्या किला उत्पन्न हो गया? कुछ समझ न पाकर लाज, भय और दुख से आशा का चेहरा फीका पड़ गया। महेंद्र बहुत नाराज हो गया। मन ही मन बोला, हुआ सो हुआ, अब से अपनी पत्नी का भार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, नहीं तो जुल्म होगा। इच्छा से जो ही कर्तव्य बुद्धि जा मिली, हवा में आग लग गई। कहाँ गया कॉलेज और कहाँ गई परीक्षा, मंत्री सामाजिकता। पत्नी की उन्नति के लिए महेंद्र उसे लेकर कमरे में जा बैठा। न तो काम का ध्यान रहा, न लोगों की परवाह। अभिमानी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर कूटकर जान भी दे दे तो मैं मुड़कर देखने वाली नहीं। देखती हूँ माँ को छोड़कर बीवी के साथ कैसे काम चलाएगा। दिन तेजी से बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त के पांव की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने एक बार फिर अपने मन का निश्चय बदला। अगर माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो उसे बड़ा कष्ट होगा। लेकिन माफी कौन कहे, माफी की विनती न पहुंची। अब राजलक्ष्मी ने निश्चय किया कि मैं ही जाकर उसे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूठ गया है तो क्या, माँ भी रूठी रहेगी। तो ये थी आज की कहानी। बाकी की कहानी हम सुनेंगे कल। इतनी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।